गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को। क्लास शुरू किया जाए बेटा। चर्चा कहाँ तक हुई थी बताएं तो उसके आगे हम बढ़ें। रॉक साइकिल हो गया था बेटा, चट्टानों का चक्र। हाँ ठीक है। आग्नेय चट्टानों पे चर्चा हो रही थी बेटा, कुछ लिखा है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो आग्नेय चट्टानों को बेटा निर्माण के आधार पे हम दो भागों में बांट लेते हैं। थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। कुछ आग्नेय चट्टानें धरती के नीचे बनती हैं और कुछ आग्नेय चट्टानें धरती के बाहर बनती हैं। जो धरती के नीचे बनती है उनको क्या कहते हैं बेटा? इंट्रूसिव। हिंदी में क्या बेटा? अंतर्भेदी, है ना बेटा। और बाहर जो बनती है उसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिव। हिंदी में हाँ, बहिर्भेदी। आगे का नाम क्या जोड़ना है आपको पता है। ठीक है, ये होता तो है लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है। जब धरती पे सबसे पहले जो चट्टानें बनी, फर्स्ट टाइम जो बनी, इसमें कोई शक नहीं है बेटा कि वो आग्नेय ही बनी होंगी। ऊपर की परत धीरे धीरे ठंडी हुई होगी, जैसे दूध पे एक मलाई जमती है ऐसे एक परत बनी होगी। नीचे सब कुछ गर्म रहा होगा तो ऊपर की परत को फोड़ फोड़ के बाहर आता होगा, तोड़ के बाहर आता होगा, फैल जाता होगा, धीरे धीरे फिर ठंडा होता होगा। ऐसे करते करते भूपटल की मोटाई थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन आज भी वो प्रक्रिया तो चल रही है ना बेटा। अब हर जगह से तो नहीं, लेकिन जहां परत कमजोर है वहां से वैल्केनो इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। और जहां वैल्केनो इरप्शन हो रहा है वहां धरती का पिघला हुआ पदार्थ धरती के बाहर आ रहा है, ठंडा हो रहा है, परत को मोटी कर रहा है, जो भी बना रहा हो, पठार बना रहा हो, पर्वत बना रहा हो। एक बात समझ में आ रही है बेटा कि आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति का कारण जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो कुछ और नहीं है। क्या है बेटा? मैग्मा, जिसको हम लोग धरती के बाहर आने पर एक दूसरा नाम दे देते हैं, लावा कह देते हैं। यानी धरती के अंदर तो मैग्मा और धरती के बाहर तो लावा। अब जरा देखो, धरती के नीचे मैग्मा अगर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया, तमाम कारण हो सकते हैं, जिन भी कारणों से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया तो उसकी दो परिणति हो सकती है। उसके भाग्य में दो चीजें लिखी हैं, या तो सफलतापूर्वक धरती के बाहर आ जाए, ये भी हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि वो धरती के बाहर ना आ पाए, ऊपर आए तो, लेकिन ऊपर कोई मजबूत परत मिल जाए जिसको आगे बढ़ने का पास वो ना दे, तो अब वही वो फंसेगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा। दो परिणति हो सकती है। यानी मैग्मा जब ऊपर की ओर आएगा ना बेटा, बोले तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी दो परिणति हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। एक, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए तो ज्वालामुखी का विस्फोट कहलाएगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे। अगर मैग्मा सफलतापूर्वक धरातल के ऊपर आ गया तो क्या कहलाएगा बेटा? ज्वालामुखी का विस्फोट कहलाएगा, वैल्केनो एरप्शन कहलाएगा। अगर ऊपर नहीं आया तो भी कोई ना कोई गुल खिलाएगा। यानी अगर ऊपर ना आ पाए तो भी कुछ होगा। और दोनों ही दशाओं में क्या होगा बेटा? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। क्लियर है? ऊपर बढ़ रहा है, जरूरी थोड़ी है कि ऊपर आ ही जाए, ऊपर आता है। ऊपर कोई कठोर परत मिल गई, कोई कड़ी चट्टान अगर मिल गई तो उनको यहीं रोक के रखती है कि नहीं, ऊपर नहीं जाना, तो यही ठंडा होने लगता। अब फंस गया तो ठंडा होना ही है उसमें। और ये भी हो सकता है कि सफलतापूर्वक धरातल के ऊपर आ जाए और फिर ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए। क्लियर है बेटा? तो जब वो सफलतापूर्वक ऊपर आ जाए तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, तय हो गया कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। कोई शक?
बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है बेटा? ज्वालामुखी के विस्फोट से। यानी मैग्मा ऊपर आ जाए, और अगर मैग्मा ऊपर ना आए तो भी काम बनेगा, तब भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा, लेकिन तब उनको क्या बोलेंगे बेटा? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। ये क्लियर हुआ? लेकिन अंदर भी तो मामला बहुत है बेटा। बहुत का मतलब सतह के आसपास से ही बने, बोल नहीं रहे। एक संभावना यह हो सकती है कि ऊपर तक तो आए, धरातल के ऊपर ना आ पाए, सरफेस के थोड़ा ही नीचे फंस जाए, और एक काफी नीचे फंस जाए। तो एक तो ये जगह भी हो सकती है और एक ये जगह भी हो सकती है, लेकिन दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। बोल नहीं रहे। एक काफी गहराई पर और एक कम गहराई पर, दोनों के अलग अलग नाम है ना। इसको हम लोग कहते हैं हाइपेबाइसल। देखो, अंग्रेजी के नाम से घबराया थोड़ी जाता है, वो अंग्रेजी में तो उल्टा पुल्टा नाम होगा ही होगा। इसको कहते हैं अधिवितलीय। क्या कहते हैं बेटा? अधिवितलीय, यानी थोड़ा सा नीचे ही। और इसको कहते हैं पाताली। क्या कहते हैं बेटा? पातालीय। इंग्लिश में प्लूटोनिक रॉक। तो अब समझ में आ रहा है कि अंतर्भेदी दो भागों में बट जाती है। एक कौन सा बेटा? अधिवितलीय आग्नेय चट्टानें, और एक कौन? पाताली आग्नेय चट्टानें। इंग्लिश में हाइपेबाइसल या प्लूटोनिक कहते हैं। तो दोनों का नाम लिख लिया बेटा। निर्माण के आधार पर नहीं लिखा है। लास्ट बोलो क्या लिखा है? ठीक है, तो दो भागों में बांट लिया ना, तो नीचे से लिख लो। लिखें, आग्नेय चट्टानों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। आग्नेय चट्टानों को कितने बेटा? दो भागों में बांट लेते हैं, विभाजित करते हैं। आग्नेय चट्टानों को कितने बेटा? दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अब एक एक को लिखेंगे बेटा इस बार। पहला, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें। इंग्लिश जरूर लिखिए बेटा, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें। इंग्लिश में बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों को क्या कहेंगे बेटा? एक्सट्रेसिव, EX। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा शब्दों में इसको डिस्क्राइब करिए। लिखें, जब मैग्मा धरातल की ओर बढ़ता है, जब मैग्मा धरातल की ओर बढ़ता है, अभी कुछ छोड़िए मत, लिखिए, अभी कुछ लिखाया नहीं गया है। जब मैग्मा धरातल की ओर बढ़ता है तो उसकी दो स्थितियां हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? दो स्थितियां हो सकती है। ठीक है, पहली क्या बेटा? वो धरातल के बाहर आ जाए, सफल हो जाए, मिशन कामयाब हो जाए। और दूसरा, मिशन इम्पॉसिबल हो जाए, मिशन फेल हो जाए। तो मिशन पॉसिबल हो जाए तो भी, जैसे बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, दो ही परिणति हो सकती है, या तो आप सफल हो जाए या तो ना हो जाए। सफल हो गए तो भी अच्छा, नहीं हुए तो भी अच्छा। नहीं हुए तो कम से कम कुछ नहीं, आपके पास एक ठीक ठाक नॉलेज तो है ही है। और व्यक्ति को नॉलेज रखना चाहिए जीवन जीने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए नॉलेज तो बहुत जरूरी है ना बेटा। तो नॉलेज तो होगा, यानी ये बर्बाद नहीं होने जा रहा है। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो वेस्ट नहीं होने जा रहा है, आपकी जिंदगी में काम आने ही आने वाला है। आपके काम नहीं आएगा तो बच्चों के काम आएगा। ठीक है, बच्चे जब पढ़े बढ़ेंगे तो हम उसकी जांच पड़ताल कर लेंगे कि क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना।
तो कहीं वेस्ट नहीं होने जा रहा है। बहरहाल लिखें क्या ये लिखा बेटा, जब मैग्मा धरातल के ऊपर की ओर बढ़ता है तो दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला, वह सफलतापूर्वक धरातल के बाहर आ जाए तो ऐसी स्थिति में बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में किसका बेटा, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। परंतु ऐसा ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। परंतु ऐसा ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है, वैल्केनो एरप्शन से होता है। तो एक रिलेशन तो बन गया ना बेटा, पहला कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण निम्न में से किस प्रकार से होता है। ये बहुत छोटा प्रश्न नहीं है, बड़ा भी नहीं है, आपकी नजर में है तो आसान है, नहीं तो फिर तबाह करेंगे विकल्प दे देके। तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से होता है, वो क्या बेटा, ज्वालामुखी का विस्फोट। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ना है हम लोगों को, किसी के लास्ट सेगमेंट में भूकंप भी पढ़ना है, ज्वालामुखी भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। ये कोई सरकारी नियम तो बना नहीं है कब आप पढ़ाएं कब ना पढ़ाएं, तो थोड़ा सा सुन लें। ज्वालामुखी का विस्फोट अगर कभी पढ़ा हो, मुझे नहीं पता आपने कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर ज्वालामुखी का विस्फोट पढ़ा है तो ज्वालामुखी का विस्फोट दो प्रकार से होता है। एक को कहते हैं सेंट्रल एरप्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन, क्लियर है बेटा। और एक को कहते हैं फिशरीज एरप्शन, दरारी उद्भेदन। जब केंद्रीय उद्भेदन होता है तो गाढ़ा लावा बाहर आता है, क्लियर है, और ये बहुत दूर तक नहीं फैल पाता, तो पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पर्वतों का। और जो दरारी उद्भेदन होता है, दरार माने फिशर्स, क्रैक्स, ढेर सारे क्रैक से मैग्मा बाहर आता है, दरारों से बाहर आता है, इसको फिशरीज इरप्शन कहते हैं। और डेफिनेटली दरारों से गाढ़ा लावा बाहर नहीं आ सकता, जब उससे आएगा तो पतला ही लावा बाहर आएगा, और ये बहुत दूर तक फैलता है, क्लियर है बेटा। इससे पर्वत नहीं, इससे पठार बनते हैं। तो ठूस लीजिए खोपड़ी में कि अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, धरातल पे दो ही संरचना बनती है, या तो पर्वत या तो पठार, तीसरा कुछ नहीं बनता, क्लियर है बेटा। यानी पठार अगर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पठार खाली ज्वालामुखी से नहीं बनते और पर्वत भी खाली ज्वालामुखी से नहीं बनते। बोल नहीं रोकता, बहुत प्रकार है पर्वत बनने का, लेकिन एक प्रकार यह भी है। पठार बनने के बहुत तरीके हैं, लेकिन एक तरीका यह भी है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट अगर हुआ तो दो ही चीजें बनेंगी, या तो पर्वत या तो पठार। तो ज्वालामुखी पर्वतों की जो चट्टानें होंगी वो आग्नेय होंगी, और कौन सी आग्नेय होंगी, बहिर्भेदी आग्नेय होंगी। और ज्वालामुखी पठारों से निर्मित चट्टानें भी आग्नेय होंगी, क्यों बेटा, और ये भी क्या होंगी, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें होंगी, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना, हर पठार की चट्टानें आग्नेय हो जरूरी नहीं, सिर्फ उन्हीं पठारों की चट्टानें आग्नेय होंगी जिन पठारों, पठार समझते हो, कभी भारत का भूगोल वूगोल पढ़ा है, सेल्फ स्टडी। मालवा का पठार सुना है, दक्कन का पठार सुना है, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, खंडेर का पठार, ये सारे जो पठार हैं, मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार, बहुत पठार, दंडकारण्य का पठार, बहुत पठार है। ये सारे के सारे पठारों का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ। तो एक बात तो तय हो गई कि अगर इनका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ होगा तो इनकी चट्टानें कौन सी होंगी बेटा, आग्नेय होंगी, कहने की कोई बात ही नहीं, क्लियर है बेटा। ठीक है,
ज्वालामुखी का अर्थात किस रूप में होता है बेटा? ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो स्पष्ट हो गया बेटा, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से ही बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। लिख लें, स्पष्ट है, ज्वालामुखी के विस्फोट से ही, और कोई तरीका नहीं है बेटा, देयर इज नो वे, ज्वालामुखी के विस्फोट से ही बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो। ठीक है, दूसरा बेटा, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें, इंट्रिसिक इग्नियस रॉक। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें, तो थोड़ा सा इनकी जो फॉर्मेशन प्रोसेस है बेटा, उस थोड़ा सा लिख लिया जाए, 2 मिनट लिखें। जब मैग्मा धरातल की ओर बढ़ता है परंतु सफलतापूर्वक धरातल पे ना आ पाए, परंतु सफलतापूर्वक धरातल पर ना आ पाए, अरे बेटा मैंने बोला था ना कि इनकी 2 ही स्थितियां होंगी, या तो धरातल पे आ जाएं या तो धरातल पे ना आ पाए। आ जाए तो भी काम बन जाएगा, नहीं आए तो भी काम बनेगा, है ना बेटा, क्योंकि दोनों ही दशा में आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। धरातल के ऊपर ना आ पाए, ऐसा लिखा बेटा। ऐसी दशा में मैग्मा धरातल के नीचे ही ठंडा होने लगता है। ऐसी दशा में मैग्मा धरातल के अंदर, धरातल के नीचे ही क्या होने लगता है बेटा? ठंडा होने लगता है, शीतलन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तथा अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। क्लियर है बेटा? देखो एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहीं हाज पाज नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सारी कहानी साफ होनी चाहिए, कहीं यहाँ उलझाव नहीं है, सब एकदम साफ सुथरा है। अब अंतर्भेदी जो हो गई बेटा, तो धरती के अंदर भी तो कई स्थान है, तो धरती के अंदर ही उनको 2 भागों में बांट लिया जाता है। लिख लें, अंतर्भेदी चट्टानों को, अंतर्भेदी चट्टानों को पुनः 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। इंट्रूसिव रॉक जो होती है ना बेटा, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में बांट लेते हैं। एक को क्या कहते हैं बेटा? हाइपेबाइसल, हिंदी में अधिवितलीय, और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? प्लूटोनिक। अरे प्लूटो सुना है ना? प्लूटो माने, अरे ना भैया, प्लूटो माने जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। एक्चुअल में ये ग्रीक गॉड है, एक देवता का नाम है प्लूटो, और इनको पाताल का देवता कहते हैं। वो भी बहुदेववादी हैं जैसे हम लोग हैं, हिंदू धर्म है। जुपिटर उनके युद्ध के देवता, हीलियस भी उनके युद्ध के देवता हैं, सूर्य को हीलियस कहते हैं। वीनस उनकी देवी का नाम है, सुंदरता की देवी है, सौंदर्य की देवी है, इसलिए वीनस नाम दे दिया।
तो ग्रह को प्लूटो इसलिए कहा कि बहुत दूर था, तो प्लूटो माने पाताल होता, उसको पाताल समझ रहे थे। तो प्लूटोनिक रॉक को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? अरे हम लोग क्या भी है ना, पाताल लोक, है ना। हिंदू मिथोलॉजी में भी एक शब्द है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गहराई। इसको बोलते हैं पातालीय चट्टाने। अगर आप डायग्राम से देखना चाहें तो कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं। अगर हम इसको नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, तो ये पोजीशन है ए की और ये पोजीशन है बी की, यानी जो काफी गहराई पे बनेंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पातालीय आग्नेय चट्टाने। तो डायग्राम से या जैसे हमने बनाया वैसे दिखा लीजिए, आपको समझ में कल को आ जाए। क्लियर है बेटा? अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है बेटा उधर बढ़ते हैं, और अब कुछ समझने की चीज है। चलो हम मान लेते हैं यहां पे सी। तो सी वाला तो समझ में आ रहा है कि ये बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने हैं। ए और बी अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने हैं। मैं एक चीज पूछूंगा, बस रिस्पॉन्ड करिएगा। ये चट्टाने तो ठंडा, मैग्मा गर्म था ना बेटा, ठंडा होके ही बनेगी। बस एक चीज व्यवहार से बताइए, इसमें कहा कौन सी मैग्मा ज्यादा तेज ठंडा होगा? है? अब ये तो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ सोचने समझने की चीज है। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा तर्क, थोड़ा सा एंसेंबल, बात बन जाएगी। कभी ठंडा होने का प्रोसेस पढ़ा है? विज्ञान नहीं पढ़ा है अलग बात है, वैसे पढ़ना तो विज्ञान भी पड़ेगा। न्यूटन कूलिंग लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन परीक्षा में न्यूटन कूलिंग लॉ नहीं पूछेगा, न्यूटन के शीतलन का नियम नहीं पूछेगा, व्यवहार पूछेगा। जरा याद करिए, आपके थीसिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि फ्रिज में सामान्य पानी और गर्म पानी एक साथ रखा जाए तो पहले कौन ठंडा होगा? हट लियो यार, वेरी गुड। दोबारा नहीं आने वाला है मतलब। अब ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा, कुछ नए ढंग से पूछा जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ? अरे रुकिए, ये बेटा बोला जाता है, बोलना पड़ेगा। गर्म पानी पहले काहे ठंडा हुआ? जिसका मतलब फ्रिज में पानी जब रखें तो गर्म कर करके रखें। हाँ बोलिए। मत रटिए, कुछ नहीं होगा, बुरा मत मानिएगा। बार बार हम समझाते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता, सारे लोगों को मैं बात कर रहा हूं। नहीं होगा कुछ भी। देखो, एक खास बात आपको हम बताते हैं, हम किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं बेटा, उसको अन्यथार्थ मत समझिएगा। तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, इलाहाबाद में, दिल्ली में, आप, हम सब मेहनत कर रहे हैं। जैसे ये मत गलतफहमी पाल लीजिएगा कि आप ही मेहनत बहुत कर रहे हैं, बाकी लोग तमाशा कर रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर हो क्यों नहीं रहा? भाई आप क्या कर रहे हो आप जानो, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं कि दिल्ली में, इलाहाबाद में कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको तरस आ जाएगा उनको देख के। जिंदगी ही भूल गए कि जिंदगी का मकसद क्या है। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक उद्देश्य है, हंसना, गाना, पार्टी, दोस्ती, मित्रता, घर परिवार सब छोड़ दिया, सिर्फ एक उद्देश्य को लेके कि मुझे कुछ करना है। दुख इस बात का है कि वो भी कुछ बच्चे सफल नहीं हो पा रहे। उनमें भी अरे कितने सफल होंगे भैया? जितनी वैकेंसी उतने ही सफल होंगे ना। क्या उतने ही बच्चे मन से पढ़ रहे हैं? 500 वैकेंसी आई पीसीएस में तो 500 बच्चे मन से पढ़ रहे हैं। 1000 वैकेंसी आई सिविल सर्विसेज तो 1000 ही बच्चे तबीयत से पढ़ रहे हैं। अरे बहुत बच्चे हैं बेटा जो जान लगा दिए हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो एक ऐसी चीज हम बोलेंगे जो हो सकता है आपको नागवार लगे। पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने में प्रतिबंध नहीं लगा है, कोई तैयारी कर सकता है, लेकिन सफल कौन होगा इस पे प्रतिबंध है।
एक विद्वान थे फ्रेड डब्ल्यू रेक्स, बार बार मुझे उन्हीं की याद आती जब मैं ये बताता हूं कि किसी कार्य को करने का मन होना और किसी कार्य को करने की योग्यता होना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आईएएस बनने की किसकी इच्छा नहीं है? किस विद्यार्थी से आप पूछोगे कि बेटा आपको आईएएस बनने की इच्छा नहीं, हर कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा से थोड़ी हो जाएगा। आईएएस बनने की इच्छा और आईएएस बनने की योग्यता, जब तक ये दोनों होगी नहीं तब तक आप सफल होंगे नहीं। कुछ बच्चों की इच्छा बहुत होती है, पुरजोर कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत दुखद सच्चाई यह है कि उनके अंदर वो बनने की इंटेलिजेंसिया ही नहीं, जो उस पद की दरकार है, जो उस पद की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है उनके अंदर। और वो अगर नहीं है तो दीवार से टकरा रहे हैं आप दीवार से अपना सर टकरा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। योग्यता भी होनी बहुत जरूरी है। योग्यता का मतलब पढ़ने से नहीं है, रीजनेबिलिटी। चीजों को एक ही कंटेंट टीचर पढ़ाता है सारे बच्चों को, लेकिन उस कंटेंट की अनुभूति हर बच्चे को अलग अलग होती है। वो अलग अलग ढंग से चीजों को सोचता है। एक खास तरह से सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, चीजों को एंसेबल करने की क्षमता होनी चाहिए और जड़ खोद देने की आदत होनी चाहिए। और जिनके अंदर ये आदत नहीं है, कोशिश करके देख लें, रोक कहाँ लगी है, प्रयास करके देख लें। वैसे मैंने इलाहाबाद दिल्ली में 10-10 साल प्रयास करते हुए देखा लोगों को, 12-12 साल, और ईमानदारी से प्रयास करते हुए देखा, वापस चले आए। तो योग्यता बहुत जरूरी है बेटा, आपके अंदर सफल होने की योग्यता होना बहुत जरूरी। बहुत दुखद सच्चाई है कि योग्यता क्रिएट नहीं की जा सकती, ये इनबॉर्न है। आप देखते हैं कुछ बच्चों को कि रीजनेबिलिटी, किसी विषय को देखने का नजरिया एकदम अलग होता है, वो नजरिया थोड़ी दिया जा सकता। और कुछ बच्चे हैं फैक्चुअल चीजों को याद करते हैं, या तो करना ही होगा बेटा, लेकिन बात उससे नहीं बनेगी। किसी चीज में जब भी आप पढ़ें तो क्यों स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। अगर आपके मन में क्यों नहीं आता तो कुछ गड़बड़ है। क्यों आना ही चाहिए। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो क्यों वाला जो क्राइटेरिया है उधर आप अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो आपके अंदर टैलेंट है सिविल सर्विसेज में जाने का। सफल हो ना हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके अंदर क्षमता है। तो जब भी किसी चीज को पढ़ें बेटा तो क्यों वाले पहलू की तरफ जाएं, और क्यों वाले पहलू की तरफ जाएंगे तो बहुत सी चीजें जोड़ेंगे घटेंगे। और कंपटीशन में आजकल देख रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछी नहीं जा रही, प्री से लेके मेंस तक। मेंस में तो जीएस में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हम लिखें तो क्या लिखें इसमें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, पढ़े भी हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि पूछने का तरीका बड़ा अलग है। जैसे मैंने कहा ना कि पूछा कि सीएजी एक शिकारी कुत्ता हो गया, आप बोलो क्या लिखोगे। आप लिखेंगे सीएजी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, 6 साल इसका कार्यकाल होता है। डमाका मूर्ख बना रहे हैं आप किसी को, तो आपसे ज्यादा जीनियस है। अब समझना पड़ेगा ना, उनकी बात को महसूस करना, ये आपकी क्षमता पे भी निर्भर करता है। तो कंपटीशन बेटा इसी की दरकार है। मुझे नहीं पता आपके अंदर है नहीं है, लग तो रहा है देख के सब में है ना, तो उसको एग्जीक्यूट करिए। तो चलिए बताइए बेटा कि आखिर ये पानी ठंडा क्यों होता है, और अगर आपने पढ़ा तो काहे पढ़ा। विकल्प में से आंसर याद कर रहे थे आप। मैंने 4 ये तो मुझे लगता है 2 साल का 3 साल का बच्चा आपसे बेहतर कर सकता है। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जो 3rd 4th में पढ़ रहा हो, आपसे बढ़िया ढंग से याद कर लेगा। उसको 150 क्वेश्चन दे दीजिए, सारे विकल्प कहिए बेटा याद कर लो, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का, आपसे बढ़िया बता देगा। आप तो काठो भूल उल भी सकते हो, वो नहीं बोलेगा। उसको बना दिया जाए यस। यार कुछ तो महसूस करिए ना, कुछ तो डिफरेंस रखिए, और जानबूझ के कुएं में मत गिरिए, है ना। हम बार बार आपको एक ही बात समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ है, और कूलिंग लॉ गया भाड़ में। इतना तो हम लोग को पता ही, किसी गर्म चीज को ठंडा करना है तो ठंडी जगह पे रख दें तो ठंडा हो जाएगा।
अरे ये तो व्यवहार में किसी को पता है, ये हमको बिल्कुल पता है कि अगर किसी चीज को ठंडा करना है तो थोड़े चौड़े पात्र में उसको उड़ेल दीजिए। अनपढ़ आदमी को भी पता है, पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है, दूध को तेजी से ठंडा करना है तो उसको प्लेट या थाड़े में उड़ेल दीजिए। चाय को थोड़ा जल्दी पीने का मन है तो प्लेट में उड़ेल के पी लीजिए। अब प्लेट होता है ना, अच्छा प्लेट कहाँ के लिए होता है, वो एक तरह से स्टैंड हाथ में पकड़े रही, हाँ वो भी है। प्लेट एक कप, प्लेट में जो चाय पीते थे ट्रेडिशनल, अब कहाँ पीते हैं, अब तो प्लेट ही गायब हो गया। लेकिन कप प्लेट में नफासत से जब चाय आपको दी जाती थी तो काहे के लिए, इसीलिए कि प्लेट पकड़िए हाथ में और उस पर रखिए चाय, उठा उठा के पीजिए। और अगर उम्र ज्यादा है तो उसे उड़ेल लीजिए ठीक है, प्लेट में उड़ेल के पी लीजिए। तो प्लेट में चाय उड़ेलने से ठंडी कहाँ हो जाती। तो ये सब क्या कहा जाए बेटा बताओ, रटना तो है नहीं। तो एरिया से ठंडे होने से कोई रिश्ता है क्या? हाँ जरूर होगा, जरूर होगा। अब हमें याद आ रहा हो नहीं, तो न्यूटन कूलिंग लॉ है, साइंस पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। न्यूटन ने बताया था कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर तापांतर के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात ताप का अंतर जितना अधिक होगा वस्तु के ठंडा होने की दर उतनी ही अधिक होगी। ये पहला नियम था उनका। और दूसरा नियम था कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर सरफेस एरिया के समानुपाती होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब हम ग्लास में दूध लिए रहते हैं तो उसका सरफेस एरिया छोटा सा है, लेकिन जैसे उसको थाली या प्लेट में उड़ेल देते हैं अब उस दूध का सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, ठंडा होने की दर बढ़ जाती है। अब बोलिए ठंडा कहां ज्यादा होगा? अरे भैया जी आपको पता है, अगर भूगोल आपने पढ़ा होगा कभी थोड़ा बहुत जिंदगी में, तो धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर गहराई के साथ बढ़ता है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इतना तो तय है कि धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा। ज्यादा का मेरा अभिप्राय यह नहीं कि ऐसा ज्यादा है कि चीजें वहां उबल जाए पिघल जाए, ऐसा नहीं, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा जरूर होगा। और धरती के ऊपर सबसे कम टेम्परेचर है, कम से कम धरती की तुलना में अगर बात करें तो सरफेस पे टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो कहाँ ठंडा होगा ज्यादा? सरफेस पे ठंडा होगा, तुरंत हवाओं के संपर्क में आ जाएगा, तुरंत खुले वातावरण के संपर्क में आ जाएगा, तो इससे ठंडा नहीं होगा। अब इसमें भी साइंस नहीं पढ़ा था सर, इसमें कौन साइंस पढ़ने की जरूरत है? तो समझ में आ रहा है बेटा, सबसे तेजी से कूलिंग होगा सी पॉइंट पे, उससे कम ठंडा होगा ए पॉइंट पे, और सबसे धीरे धीरे ठंडा कहाँ होगा? बी पॉइंट पे। सहमत है? यानी वही न्यूटन कूलिंग लॉ है कि तापांतर ठंडा होने की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तापांतर अधिक होगा, मैग्मा का ताप और हवाओं का ताप, यानी बाहर का टेम्परेचर काफी डिफरेंस होगा, तेज ठंडा होगा। यहाँ भी डिफरेंस होगा, कम होगा, यहाँ डिफरेंस होगा, काफी कम होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है। बोल नहीं रहे बेटा। तो सबसे तेज सी बिंदु पे ठंडा होगा, उससे थोड़ा धीरे ए पर, और सबसे धीरे सी पर। आप सोच रहे हैं इसके पीछे काहे पड़े हैं सर? हो ठंडा ना हो भाड़ में जाए, लेकिन इसे कोई लेना देना है भैया? लेना देना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। ठंडा होने की दर उनके क्रिस्टल के आकार को निर्धारित करती है। क्रिस्टल माने रवे, उसमें क्रिस्टल्स बनते हैं ना, तो उनके क्रिस्टल को आकार को निर्धारित करता है। जहां जितनी तेजी से ठंडा होगा वहां क्रिस्टल उतने ही छोटे होंगे, और जहां ठंडा होने की दर जितनी अधिक होगी क्रिस्टल या रवे उतने बड़े बनेंगे। तो आंख से तो दिख के समझ में आ ही रहा है कि सबसे बड़े क्रिस्टल किसके होते हैं? प्लूटोनिक रॉक के होते हैं। उससे छोटे अधिवितली के होते हैं, और सबसे छोटे क्रिस्टल बहिर्भेदी के होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं, कांच जैसे हो जाते हैं। कांच के क्रिस्टल आपको दिखते हैं क्या कि छोटे छोटे रवे हैं उसमें?
नहीं नहीं, सुपर फ्लूइड कंडीशन में होता है, वो सब एक ही में घुले मिले होते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे गए थे? हाँ देखिए, एक हमारे मित्र है लाए, तो वहां पे आपने वो गिट्टी उठा के देखा? हाँ देख लीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल क्रिस्टल नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा ना, वो सिंगल पीस में दिखेगी। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें आपको रवे नहीं दिखेंगे, जैसे हमारे सील बट्टे वाला जो है ना, उसमें बल्कि छोटे छोटे रवे दिखते हैं, सैंडस्टोन। अरे उसी की वजह से तो उस पे हम लोग चीजों को रगड़ के पीस लेते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, यानी मैग्मा के ठंडे होने की दर उनके क्रिस्टल के आकार को निर्धारित करती है। क्लियर है? जहां ठंडा तेजी से होगा वहां क्रिस्टल छोटे होंगे, जहां ठंडा धीरे धीरे होगा वहां क्रिस्टल बड़े होंगे। थोड़ा लिख लो नोट बना के। लिखें, आग्नेय चट्टानों के क्रिस्टल रवे अभी बड़ा काम करना है बेटा, इतना जल्दबाजी वाला ये नहीं है आग्नेय, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। क्या लिखा बेटा? क्रिस्टल रवे उनके ठंडा होने की दर पर निर्भर करते हैं, उनके ठंडा होने की दर रेट पर निर्भर करते हैं। क्लियर है? अब निर्भर तो करते हैं, समझ में आ गया कैसे निर्भर करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो थोड़ा देखना होगा, है ना बेटा। लिखें, जहां ठंडे होने की दर अधिक होगी वहां क्रिस्टल के आकार छोटे होंगे। जहां ठंडे होने की दर क्या होगी बेटा? अधिक होगी, वहां क्रिस्टल के आकार छोटे होंगे। क्लियर है बेटा? जहां ठंडे होने की दर कम होगी वहां क्रिस्टल के आकार क्या होंगे बेटा? बड़े होंगे। अब एक बार फिर चलिए भाई, कुछ माथा पच्ची और किया जाए। ठीक है बेटा? अब थोड़ा देखिए, पहचानिए। चलो इस बार ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, सी। पहचान तो रहे हैं? और अभी कल ही से तो इस पे बवाल हो रहा है। नहीं कल नहीं हुआ था, कल तो दूसरा ही बवाल हो गया था, बारिश हो गई थी। बहिर्भेदी, अंतर्भेदी, हाइपोबाइसल, प्लेटोनिक। ठंडा होने की दर वर बता दिया। इसमें दो चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक बेसाल्ट और एक रायोलाइट। अब नाम याद रखना है, ठीक है? ये नाम आपसे पूछेगा परीक्षा। डोलेराइट। यहां पे कम से कम दो चट्टानें बड़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं प्लूटोनिक में। ग्रेनाइट, ग्रेवो। ठीक है? तो मुझे तो आंख से देख के बता देंगे क्रिस्टल किसके बड़े होंगे। बोल नहीं रहे। सबसे छोटे क्रिस्टल बेसाल्ट और रायोलाइट के होते हैं। हाँ, दोनों बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें। कल को इनका नाम लेके पूछेगा, इनमें से कौन सी बहिर्भेदी चट्टान है। चट्टानों का नाम ले लेके, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, डोलेराइट है, ग्रेवो है। बहिर्भेदी कौन है? बेसाल्ट है।
बोल नहीं रहे हैं। निम्न में से कौन सा अधिवितलीय आग्नेय चट्टान है? डोलेराइट। विकल्प में देखिएगा। ग्रेनाइट का नाम सुना? कहां सुन लिया भाई? आकाशवाणी हुई थी। कहां सुना? बिल्डिंग मटेरियल में सबसे प्रसिद्धि इसी की है, ग्रेनाइट। घर में और कहीं लगे ना लगे, लेकिन किचन टॉप पे ग्रेनाइट ही लगता है। मैंने आधुनिक जो शहरों में घर बन रहे हैं, तो किचन का जो टॉप बनाया जाता है मोस्ट ऑफ दी नहीं, 100% ग्रेनाइट के बनाए जाते हैं। क्यों? मार्बल का बना लो, संगमरमर का बना लो, अच्छा लगेगा। ये ग्रेनाइट का ही काहे बनाते हैं? अरे सुंदर लगता है मतलब। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है। ग्रेनाइट की जो चट्टानें आप देखते हो, लगता है जैसे मोजाइक के दाने लगे हुए अंदर। ग्रेनाइट देखोगे तो बड़े अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग पैटर्न में आता है, और देख के लगता है कि उसके अंदर मोजाइक माने छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, और एकदम शीशे जैसा लुक आता है। अगर उसको आपने गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ दिए, एकदम शीशे जैसा चमकता है। तो यही सब है सुंदरता वगैरह। ये तो है ही है, इससे भी सुंदर तमाम आइटम है। बहुत ढेर सारी जो वीमेन है, वो चॉपिंग का काम अपने किचन टॉप पे ही कर लेती हैं। जैसे चॉपिंग बोर्ड वगैरह होता है लकड़ी उकड़ी का, तो कुछ लोग तो उसका यूज करते हैं। चॉपिंग मतलब काटना, तो कुछ किचन टॉप पे ही सब्जी उब्जी काट लेती हैं। साफ सुथरा रहता है, कोई ऐसा नहीं है, और कभी उस पे चाकू का निशान नहीं दिखेगा आपको। या बार बार आप सब्जी काट रहे हो उस पे, तो उस पे चाकू का निशान होते होते खराब हो गया, एक निशान नहीं दिखेगा। चाकू भले खराब हो जाएगा, वो नहीं होगा। जानते हो क्यों? उसमें लोहा बहुत है, उसमें आयरन बहुत है, और गहराई में होने के कारण इसे क्रिस्टल बड़े क्लियर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और वही क्रिस्टल उसको पैटर्न देते हैं। ग्रेनाइट के जो क्रिस्टल होते हैं वही उसकी खूबसूरती है। आप देखते हो, आप जाके किसी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे देखो ना, ग्रेनाइट कितने तरह के आते हैं। ये प्रकृति का नायाब तोहफा, इतना खूबसूरत बेटा उसकी डिजाइनें आती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जितनी खूबसूरती उतना पैसा। जिसका पैटर्न जितना खूबसूरत होगा, मुझे लगता है उसका पैसा उतना ही लेंगे आपसे। क्लियर है बेटा? और उस पर जब पॉलिश वॉलिश कर दी जाती है ना बेटा, तो वो ताउम्र शीशे जैसा चमकता है, और उसकी ग्लेज कभी कम नहीं होती। अब ये है कि जिसके पास बहुत पैसा है, पूरे घर में लगा ले। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, पूरे घर में लगवाने के बाद साल भर में एक दो बार हड्डी उड़वाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि गिरोगे जरूर कहीं ना कहीं फिसल के। हाँ, बहुत स्मूथ होता है, और फिर हड्डी वड्डी टूटेगी। तो इसीलिए फर्श वर्श पे ग्रेनाइट लगवाना लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, बहुत स्मूथ होता है, चिकना होता है। तो इसलिए जो किचन टॉप वगैरह है, इस सब जगहों पे तो लोग पसंद करते हैं। क्लियर है बेटा? एक ने कहा फिर ग्रेबो तो सर और खूबसूरत होगा। हाँ, लेकिन ग्रेबो काफी गहराई पे होता है, और इतनी गहराई पे होता है कि उसको वहां से निकाल पाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है, और जिसके क्रिस्टल जितने मोटे वो उतना ही मजबूत। तो ग्रेबो बहुत मजबूत होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ग्रेनाइट की? मुझे लगता है कि आधे इंच के आसपास एक पतली सीट आती है, तो नीचे हम लोग खोदते खोदते जाते हैं, फिर मिल जाती तमाम वैसी सीटें, कटी कटाई पॉलिश की हुई। नहीं भैया, वो चट्टान होती है ना? जैसे आरे की मशीन देखा है ना, जो लकड़ी के छोटे छोटे प्लैंक में काटती है, ऐसी मशीनें होती हैं जो चट्टानों को पतले पतले फॉर्मेट में काटती हैं। कभी राजस्थान वगैरह घूमने घामने जाओ तो आपको दिख जाएंगी। धरती के नीचे उस तरह से थोड़ी मिलती हैं, वो पूरी चट्टान होती है। अब उसको काटते हैं, वो बिल्कुल आरे मशीन जैसी। और जितनी सफाई से आरा मशीन काटती है लकड़ी को, उतनी ही सफाई से वो चट्टान को काट देती है।
और जब वो काट के पतले पतले स्ट्रिप अलग करती है, वो बिल्कुल देखने में अच्छे नहीं लगते। फिर उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू एडिशन का काम होता है ना, पॉलिश सोलिश ये सब करके फिर वो शीशे जैसी चमकती है और तब आपसे पैसा लेते हैं। ये जो ग्रैबो है बेटा, वो इतनी कठोर होती है कि उसकी कटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको हम लोग नहीं निकालते। तो बिल्डिंग मटेरियल में रायलाइट का भी प्रयोग नहीं करते ज्यादा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नहीं होती, ये दोनों के बीच में रहती है तो दोनों का आनंद देती है, मजबूत भी होती है और क्या होती है बेटा, कठोर होती है। तो डायग्राम में जरा आप भी लिखो बेटा, ऐसे ही डायग्राम बना के लिख दो तो अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लियर होगा। नाम लिख डालो बेटा तो क्लियर हो जाएगा आपको। ए माने बहिर्भेदी, बी सी माने अंतर्भेदी, बी माने हाइपेबाइसल, सी माने प्लूटोनिक। तो अब 1 2 3 4 5 नाम हो गया, विकल्प में कोई 4 दे के आपको घेरेगा, कौन सा फलाना है कौन सा ढिमाका है ना बेटा। ये सब की सब क्या है, आपकी नाक में दम करेगा यहां, जो आप समझ पा रहे हैं। अभी तो एक पढ़ा है ना, अरे अभी तो एक ही पढ़ा ना, अभी अवसादी पढ़ना है, अभी रूपांतरित पढ़ना है और घेर लेगा। निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान है, निम्न में से कौन सी रूपांतरित है, बेसाल्ट, ट्रायोलाइट, डोलेराइट, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। तो पकड़ लेंगे कान इन्हीं का, तुम कहां घुस रहे हो उधर, बलुआ पत्थर बाहर निकलो, अवसादी चट्टाने। सतर्क रहिएगा बेटा, खेल होगा आपके साथ, है ना, हो गया बेटा। अब ये तो बताना नहीं है बेटा कि इसमें किसके क्रिस्टल छोटे होंगे किसके क्रिस्टल बड़े होंगे, बता दीजिए जरा एक बार। सबसे छोटे रायोलाइट के होंगे, उससे बड़े क्रिस्टल डोलेराइट के होंगे, उससे बड़े ग्रेनाइट के होंगे और सबसे ग्रेफो के। तो दिख ही रहा है ना बेटा। देखो दुख खाली इस बात का होता है ना कि क्लास में तो सब क्लियर हो जाता है, बस 3 4 5 दिन तक, उसके बाद वो बुरी तरह से कंफ्यूज होते हो आप कि फिर पूछो मत। तो अगर कंफ्यूजन वगैरह की स्थिति हो कहीं पे तो अपने कॉपी पे नोट करो, क्योंकि कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, फिर जो कुछ होगा वो कॉपी होगी, इसी को पढ़ के मेरे लेक्चर को महसूस करना होगा। खास करके उन मित्रों को छोड़ के जिन्होंने ऑनलाइन पैकेज लिया है, उनके लिए मेरा लेक्चर हमेशा रहेगा, है ना। तो कोई भूलने भालने वाली स्थिति नहीं होगी, जब भूलने की स्थिति आएगी तो फिर इसी वीडियो को प्ले कर दीजिएगा, ये तो उपलब्ध ही है प्लेटफॉर्म पे, आपको दिख जाएगा। नोट बना के लिखो, लिख लो लिख लो। क्रिस्टल के यानी रवे के आकार बढ़ते क्रम में, बस एक बात ध्यान रखना, जिनके क्रिस्टल बड़े होंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। तो एक बात तो मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी बेटा, क्या, ये जो छत लादने वाली गिट्टी होती है वो भूरे रंग की, भूरा नहीं होती, स्लेटी होती है, ग्रे कलर की होती है। वो कौन सी चट्टान होती है, वो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं। और बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण किससे होता है, मैग्मा से। मैग्मा बाहर आया है, इसका मतलब है ज्वालामुखी के विस्फोट से, है ना बेटा। उसी को कलेक्ट करते हैं, क्रशर में क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, बिल्डिंग में भरोसे में आती है, काम में आती है। क्लियर है। देखिए पहला बेसाल्ट ट्रायोलाइट, कामा करके दोनों एक ही चट्टाने हैं, बस कोई थोड़ा सा एसिडिक नेचर की होती है, कोई थोड़ी सी बेसिक नेचर की होती है। अगला डोलेराइट, देन ग्रेनाइट, एक के नीचे एक, देन ग्रेवो।
तो संपूर्णता में काम हुआ? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा और काम करना है। आग्नेय चट्टानों को लिखो मत, अरे भैया जी मत लिखो, एकदम लिखने पे आमादा हो। आग्नेय चट्टानों को अंतर्भेदी आग्नेय, इन्हें बंदूक लेके एकदम रेडी हो सर, बोलो गोली चलेगी अभी। नहीं नहीं, थोड़ा सा निशाना उसाना लगाया जाए, गोली चलेगी। चले, वो तो वही हाल है कि एकदम ट्रिगर पे उंगली है, बस आप बोलो। नहीं नहीं, थोड़ा सुनो भी तो, किधर गोली चलाने के लिए कहा जा रहा है, पता चले अपनों ही की मार गिराए आप। ये सतर्क रहना है। तो ये बेटा कि जो आग्नेय चट्टाने हैं, और स्पेशली वो आग्नेय चट्टाने जो अंतर्वेदी है, अंतर्वेदी समझ रहे हैं, जो धरती के, तो इनकी आकृतियां बड़ी अलग अलग होती हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो इस बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों को इनकी आकृति के आधार पर नाम देते हैं। फिर से सुनो, अंतर्वेदी चट्टाने कहाँ बनेंगे बेटा? धरती के नीचे। धरती के नीचे अगर वो जमेंगी तो धरती के नीचे उनके जमने का स्थान हर जगह एक जैसा थोड़ी होगा। अरे धरती अंदर से खाली थोड़ा ही है, कहीं क्रेक है, कहीं दरारें हैं, कहीं कुछ पतली सी परत है। अब मैग्मा उसके अंदर घुसेगा। जैसे सांचा में पदार्थ डालने से मूर्ति बनती है ना, तो धरती के नीचे सांचे बने हुए हैं, कुछ कुछ खाली क्रोटर, खाली जगह बनी हुई है, उसी में घुसता है, छटपटाता है कि मुझे जाना है धरती के बाहर वहीं धर लिया जाता, कहाँ जा रहा हो, यहीं रहो, तो ठंडा होने लगता वहीं। तो जिस तरह की वो डिजाइन में फंसता है, वो धीरे धीरे ठंडा होके वही डिजाइन ग्रहण कर लेता, मूर्ति जैसा। उसके आधार पे नाम है। तो कुछ मैं बोलो, एक को हम लोग बोलते हैं बेटा प्लूटोनिक रॉक, तो कहते ही है, लेकिन अब ज्योग्राफी में उनको नाम अभी लिखो उखो मत कुछ भाई, सुनो। पैथोलिथ, क्या कहते हैं? नाम पहले सुनो, कुछ मित्र पहली पहली बार सुनेंगे। बैथोलिथ माने चट्टान होता है, लिथ माने चट्टान होता है। तो थोड़ा मुझे बोर्ड पे लिखने दो। बैथोलिथ पहचानना पड़ेगा भैया जी, और टेस्ट वेस्ट लेंगे ना तो बताना भी पड़ेगा, है ना? नहीं बताओगे मत बताइएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपके बताने से मैं थोड़ी आईएएस बनूंगा। बताइएगा मत बताइएगा, बस एक काम करते रहिएगा, अपनी आर्थिक अनिवार्यता को समय पर पूरा करते रहिएगा, बाकी हमसे नहीं लेना देना। पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मेरा काम पढ़ाना है। आपके माँ बाप तो पढ़ाई नहीं पा रहे, हम किस खेत की मूली हैं, हम क्या पढ़ाएंगे? पैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, पैकोलिथ, इतने नाम और बढ़ गए। अभी तो उधर ही सोच रहे थे कैसे कैसे याद करें, तब तक एक नया। पैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सील और डाइट, ये सब आग्नेय चट्टान है। क्या है बेटा? सब आग्नेय चट्टाने हैं, सब अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने हैं। लेकिन ये जो नाम इनको दिया गया, ये नाम दिया गया उनकी आकृति के आधार। क्लियर है? थोड़ा लिख लीजिए। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों को उनकी आकृति के आधार पर अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों को किस आधार पर बेटा?
इस बार आकृति के आधार पे, ठीक है, आकार उनका कैसा होगा, आकृति के आधार पे निम्न नामों से जानते हैं। बड़ी मजेदार बात है कि इनकी हिंदी इंग्लिश सब वही है। तो एक काम करिएगा बेटा, एक तरफ इसी नाम को हिंदी में लिखिएगा और एक तरफ अंग्रेजी में लिखिएगा, दोनों करिएगा। कभी भी बैथोलिथ को वो कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा, बैथोलिथ ही लिखेगा। तो लिखें बैथोलिथ। अंग्रेजी बोर्ड पे ही लिखा है, देख के लिख लो। लैकोलिथ। क्या है बेटा? लैकोलिथ। फिर लोपोलिथ, फिर फैकोलिथ, फिर सील, फिर डाइक। हिंदी में लिखिए, मत परेशान होइए। फिर से हम बोल रहे हैं बेटा, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, फिर सील और फिर डाइक। एक चीज देख रहे हो, सबके साथ लिथ लगा हुआ है ना बेटा? तो लिथ माने चट्टान ही होता है, कुछ और नहीं होता। ठीक है, तो ये किस आधार पे? आकृति। कैसी आकृति? पता नहीं जी। डाइक, DYKE, डाइक। अब ये तो आकृति के आधार पे है। अब कैसी आकृति? पता नहीं कैसी आकृति, लेकिन कोई ना कोई आकृति तो जानना चाहेंगे। परीक्षा में आकृति बना के पूछेगा, नहीं पूछे चाहे बाढ़ में जाए। एक्चुअल में होता क्या है बेटा ना, कि जब हमारा नॉलेज थोड़ा भरपूर रहता है ना, उनके पूछने के आगे हम खड़े रहते हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि कहाँ तक उड़ोगे, उड़ो, आपकी उड़ान पता है हमें। और उसी में से छांट छूट के पढ़ के गए हो तो एकदम डरे हुए सहमे हुए जाओगे, और हो सकता है उस इलाके से पूछ ले जिसको सही में आप डर रहे थे। तो किसी टॉपिक को मैंने क्या बोला था कि जड़ खोद दो, तबाह कर दो उस टॉपिक को ही, और वो पूछ के देखें। वही वो चाहते हैं कि किसी टॉपिक को जब पढ़ते हो बेटा तो उसकी पूरी तबाही मचा दो, उसमें कुछ बचे ही नहीं पढ़ने के लिए। फिर क्या पूछेंगे? दो काम करेंगे, या तो डर के मारे आग्नेय चट्टान ही नहीं पूछेंगे। हाँ, ये भी होता है, विद्यार्थियों से डरने लगते हैं कि भैया जिधर पूछेंगे उधर बता देगा, तो किधर ना किधर तो पूछोगे ही। तो अगर आग्नेय चट्टान नहीं पूछे बड़ा अच्छा है, और अगर पूछे तो बच के नहीं जा पाएंगे, घेरेंगे पक्का। और ऐसे अगर हर टॉपिक को घेर लें तो फिर वो जाएंगे कहाँ बात के? कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ना आपसे, हम बताएंगे। पढ़ने का यही तरीका है, लेकिन छांट छांट के याद कर करके, ये महत्वपूर्ण है, ये तथ्यात्मक है, ये फैक्चुअल है, ये सब कर करके अपनी अपनी जड़ खुद खोद लेते हो, यानी अपनी कब्र खुद ही बना लेते हो आप। कम पढ़िए, मत ज्यादा पढ़िए, जितना पढ़िए कंक्रीट पढ़िए। उसमें फिर डाउट ना होने पाए कि सर ऐसे पूछ ले, भाई ऐसे भी पूछो। तो जिसको कहते हैं ना कि जिस इलाके को आप क्लियर करो उसको सैनिटाइज करो। कभी आपने ये देखा है कि जैसे हम लोग घर में कोई चीज गुम हो जाती है तो उसको खोजते हैं? अरे कभी न कभी तो अनुभव हुआ ही होगा। तो तरह तरह की, अब जैसी चीज है उसके हिसाब से ढूंढते हैं हम लोग। अरे भाई जाहिर सी बात है, कोई सामान कहाँ हो सकता है उसके हिसाब से ढूंढते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल गुम हो गया, घर में ही है कहीं, तो कहाँ ढूंढते हो? बाथरूम में ढूंढते हैं। अरे बाथरूम मोबाइल लेकर कोई जाता है नहीं अमूमन। हाँ, कुछ महान भाव लोग हैं जो लेके जाते हैं, वो अलग चीज है। तो मोबाइल ढूंढने क्या जगह है? बेड पे ढूंढ लोगे,
सोफे वगैरह पे ढूंढ लोगे, ऐसी कुछ प्रोबेबल प्लेस होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग एक ही जगह 5-5 बार ढूंढते हैं, घूम घूम के वहीं आके ढूंढते हैं। फिर क्यों? कायदे से नहीं ढूंढा। जब आप सोफे पे ढूंढ रहे थे तो सोफे को अच्छी तरह से ढूंढ लीजिए, ताकि फिर दूसरी जगह ढूंढने जाए तो दिमाग में संदेह न रह जाए कि कहीं सोफे पे तो नहीं इधर उधर पड़ी है। पढ़ाई ऐसी ही है, जब किसी इलाके को क्लियर करो तो ऐसा क्लियर कर दो कि अब वहां पे ढूंढना, पलट के वहां ना ढूंढना पड़े। नहीं तो ढूंढने वाले की हालत यह है कि उन्हीं जगहों पे बार बार ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हर जगह को अच्छे से वो ढूंढते नहीं। फिर जब नहीं मिलता तो फिर भाग के वहां जाते हैं, क्या पता वहीं कहीं इधर उधर हो। पढ़ाई बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जब ढूंढना शुरू करो ना तो सैनिटाइज कर दो। ताज होटल जैसा, ताज होटल जैसा मतलब नहीं समझ पाए। एनएसजी के कमांडो जब घुसे ना तो एक एक कमरे को सैनिटाइज किया, एक कमरे की तलाशी जब लिया तो तय हो गया कि अब इसमें कोई आतंकवादी नहीं है, कहीं नहीं छुपा हो सकता। और ध्यान रखना, 5 स्टार होटल के कमरे उमरे ऐसे नहीं होते, उसके सूट वूट बड़ा हैंडसम होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है। किसी कुर्सी के पीछे छुपा है, किसी सोफे के पीछे छुपा है, खिड़की के ऊपर चढ़ के छुपा है। तो एकदम जब सैनिटाइज कर लेते हैं तय हो गया कि इधर अब कोई नहीं है, आगे बढ़ो, तो सबको मार गिराया। पढ़ाई एनएसजी के ऑपरेशन जैसा है, जिस इलाके को घेरिए उसको सैनिटाइज करिए, पूरी तरह से सैनिटाइज कर दीजिए। उस इलाके में अब क्वेश्चन की पूछने की कहीं कोई संभावना बचे ही नहीं। और नहीं तो होगा जिंदगी भर यही, उन्हीं इलाकों को हर परीक्षा के पहले पढ़ोगे और उन्हीं इलाकों से हर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और चारों खाने चित होंगे आप। ये वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए बेटा। जिस इलाके टाइम लग सकता है, एक दिन की जगह पे 3 दिन लग सकता है, 4 दिन लगा दो, 5 दिन लगा दो, जिंदगी मत लगा दो। और अगर आपने सैनिटाइज नहीं किया तो आपकी जिंदगी लग जाएगी और कुछ हासिल नहीं होगा। तो निर्धारित कर लिया तो 10 दिन चट्टान ही पढ़ेंगे, लेकिन रिसर्च कर डालेंगे। और उसके बाद आप किसी परीक्षा में कभी भी चट्टान से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप, और हर बार चट्टान पढ़ोगे, हर बार प्रश्न आएगा, हर बार नहीं बता पाओगे। यही है बेटा परेशानी। तो सैनिटाइज करिए, क्लियर है, पूरी तरह से वॉश आउट करिए, कहीं भी संभावना दिख रही है उसको सिरे से खत्म करिए, कोई डाउट ना रहने पाए। तो ये किस आधार पे बेटा? आकृति के आधार पे। तो हम आकृति आपको अगले लेक्चर में जब आएंगे तो पहले हम आकृति ही आपको समझाएंगे। और मुझे थोड़ा याद दिला दीजिएगा, थोड़ा मैं भुलक्कड़ हूँ, तो मुझे अगली क्लास में हाँ याद दिला नहीं, मैं भूल जाता हूँ बेटा। एक बच्चा बड़ा नाराज हो गया कि सर आप भूल जाते हैं, पढ़ाते कैसे हैं? तो देखो एक चीज, कि आप अपना नाम कभी नहीं भूलते, भूल जाते हैं। अपने माँ बाप का नाम नहीं भूलते, क्यों? बड़ा लगाव है, बड़ा अपनत्व है। ऐसे मैं ये सब नहीं बोलता, क्योंकि जितना प्रिय आपका नाम है ना, मेरे लिए मेरा विषय उससे ज्यादा प्रिय है। तो मैं तो अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूलूंगा। हाँ बाकी चीजें मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो फालतू वाली चीजें उनको क्यों याद करूँ। तो आप भी बेटा अगर इसे अपने से जोड़ोगे, लगाव जोड़ोगे, रिश्ता जोड़ोगे, कुछ नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। याद अफेक्शन से होना है, लगाव से होना है। अंधे आदमी पूरा पूरा रामायण याद कर लेते हैं बिना पढ़े लिखे गांव के। अब अंधे हैं तो पढ़ेंगे कैसे? सुन सुन के। और आपकी गति तो उससे भी बुरी है, बार बार सुन रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो ये सब करिए बेटा, सब बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, घर पे जाके थोड़ा ढूंढेंगे। अगर जीवित विद्यार्थी होंगे तो आप कहेंगे अरे सर हम लोग तो जीवित ही हैं, सांस वास ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये जीना भी कोई जीना है? कोई जीना नहीं है। अगर भूख बढ़ गई है और ये नाम आपको कोस रहे हैं बार बार कि है क्या चीज, मुझे लगता है घर पे जाने में पहला काम तो इन्हीं को निपटाएंगे। चाय वाय तो बाद में पिएंगे, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप जीवित होंगे, तब होगा। ठीक है, तो घर पे जाके आपको भूख बढ़ाइए ना बेटा। और आज के डेट में अगर ढूंढने लगोगे ना बेटा तो मिल ही जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं।
ठीक है भाई, अभी आते हैं, मिलते हैं आपसे। थैंक यू बेटा।